नमस्कार दोस्तों, इसकी स्टोरीज चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। उर्वशी पांडे जी का हिंदी उपन्यास देहाती बहू। महेश न तो शालिनी को पढ़ाई करने देता था, न ही उसे शालिनी का बाहर बच्चों के साथ खेलना पसंद था। अगर कभी शालिनी को खेलते कूदते देख लेता तो मधुमक्खियों की तरह भुनभुनाने लगता। शारदा को तो ताने मारता कि वो लड़की को बिगाड़ रही है, जिसके कारण शारदा ने भी 8-9 साल की बच्ची पर ही फूल देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे शारदा घर में हो रहे कलेश का सारा गुस्सा शालिनी पर उतारने लगी। कभी शालिनी को बाहर खेलने से मना करती तो कभी उसे बेवजह घर के काम करने के लिए डांटती डपटती। इसी तरह यह सिलसिला चलता जा रहा था और शालिनी को निरंतर किसी न किसी बात को लेकर रोज कोसा जाता था। कभी कोई उसके आराम से खाने पीने पर टिप्पणी कर देता कि कैसे धीरे धीरे खाना खा रही है। कभी स्कूल से आने के बाद अगर सो जाती तो महेश का बड़बड़ाना शुरू हो जाता। अब आप ही बताइए, क्या छोटे बच्चों का, जो भी 5वीं-6ठी कक्षा में है, उनका स्कूल से आने के बाद आराम करना या सो जाना कोई गुनाह है? सिर्फ इतना ही नहीं, शालिनी पर उसके चेहरे मोहरे यानी शक्ल सूरत को लेकर भी उसके माँ बाप अजीब अजीब टिप्पणियां करते कि तुम्हारे दांत तो बाहर निकले हुए हैं, तुम तो हबड़ी हो। महेश अगर कभी शालिनी को बाल बनाते देख लेता तो कहता, न शक्ल न सूरत, पता नहीं जुल्फे क्यों सवार रहे हैं साले। इस तरह के ताने बाने और गाली गलौज सुनने की शालिनी को आदत हो गई थी। शारदा को लगता था कि शालिनी उसकी एक आवाज पर हर समय उपस्थित रहे, कोई भी काम करने के लिए, और अगर नहीं हुई तो बस खैर नहीं। शारदा को लगता था कि बच्चों को, खासकर लड़कियों को, हमेशा डांट डपट कर और सख्ती बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि सूरज पर तो इस तरह की सख्ती थोपने की कभी कोशिश नहीं की गई। शायद इसे ही हम आम शब्दों में लड़के और लड़कियों में या बेटा बेटी में भेद करना कहते हैं। सूरज को महेश कभी कभी 2-4 रुपए दे देता था टॉफी वगैरह लेने के लिए, और शालिनी वही मुंह देखती रहती थी। पर उसको अपने आप टॉफी चॉकलेट के लिए पैसे तो क्या, बल्कि कॉपी पेंसिल के लिए पैसे मांगने पर भी उल्टे सीधे ताने सुनने को मिल जाते थे कि अपनी अम्मा से मांग, मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं। शालिनी को स्कूल का कोई भी सामान चाहिए होता था तो वो डरते डरते अपनी माँ शारदा से ही मांगती थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि 4 बातें सुने बिना उसका पढ़ना लिखना खाना पीना मुश्किल है। महेश के नए नए नाटकों की वजह से शारदा ने भी शालिनी की पढ़ाई लिखाई, होमवर्क वगैरह पर ध्यान देना बंद कर दिया और अक्सर उसे डांट फटकार कर घर के काम और खाना वगैरह बनाने में लगा दिया करती थी। शारदा ये मानने लगी थी कि अगर घर में कलेश हो रहा है और माहौल खराब है तो शालिनी को घर के कामकाज संभालने चाहिए। और धीरे धीरे शारदा हर कलेश का कारण शालिनी को कहने लगी और हर बात की जिम्मेदारी शालिनी पर थोपने लगी कि अगर वो बाहर खेलने न जाती तो शारदा को 4 बातें ना सुननी पड़ती। अगर शालिनी शाम को 8 बजे तक खाना पका कर रख देती तो महेश कलेश ना कर पाता। अब आप ही बताइए, 21वीं सदी के सीबीएसई बोर्ड के अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के बच्चों को स्कूल से घर आते आते ही अक्सर शाम के 3-4 बज जाते हैं। उसके बाद बच्चों के पास मुश्किल से ही खुद ही इतना कम समय बचता है कि वो या तो आराम कर ले या खेल ले या होमवर्क कर ले या पढ़ाई कर ले या शाम को 8 बजे तक बर्तन खाना करके घर का कलेश कम करने का प्रयास करें। वो भी महेश जैसे इंसान का क्या भरोसा, वो ये सब होने के बाद भी कलेश करने का कोई और रास्ता निकाल ही लेगा। लेकिन शारदा को जैसे शालिनी की पढ़ाई लिखाई, उसकी मनस्थिति का कोई आभास ही नहीं था। शाम को स्कूल से आने के बाद शालिनी अगर होमवर्क करने बैठती तो शारदा उसे पहले ही अल्टीमेटम देना शुरू कर देती कि चाहे होमवर्क करो या ना, पर बर्तन खाना 8 बजे तक हो जाना चाहिए। घर में काम को और खाना बनाने को लेकर कलेश हुआ तो इतना मारेंगे कि कॉपी किताब खोलकर बैठना भूल जाओगी। कई बार शारदा गुस्से में शालिनी की कॉपी किताब फेंकने लग जाती तो कभी चिमटा गर्म करके उसे डांटती या मारने पीटने लग जाती, जिसके बाद में शारदा अफसोस भी जताती और महेश को सुनाने लगती कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे उकसाने पर मैंने उसको मार दिया। लेकिन शारदा की इस अफसोस पर क्या फायदा था? शालिनी के शरीर पर जितनी चोट नहीं लगती थी, उससे ज्यादा उसके मन पर कई प्रश्नों की चोट और जख्म जरूर बढ़ते जा रहे थे। शालिनी जब 6ठी-7वीं कक्षा में थी तभी से अगर पड़ोस की लड़कियां बैडमिंटन, खो खो या अन्य खेल खेलने के लिए बुलाती तो वो कोई ना कोई बहाना करके मना कर देती थी। कभी कह देती कि मेरा स्कूल में टेस्ट है,
मुझे होमवर्क करना है, ये मम्मी बीमार है कहकर, क्योंकि उसे पता था उसके बाहर खेलने को लेकर महेश शारदा को 4 बात सुनाता है और फिर शारदा शालिनी को। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। कई बार लड़कियां घर आकर शारदा से परमिशन मांगने लगती कि आंटी क्या हम शालिनी को थोड़ी देर खेलने के लिए ले जाएं? अब शारदा उन बच्चों से तो मना नहीं करती थी, लेकिन बाद में शालिनी को डांटने लगती और पता नहीं क्या क्या सुनाती कि तुम अपने आप को ज्यादा चालाक समझ रही हो, बच्चों को पट्टी पढ़ाकर मेरे पास भेजती हो कि जाकर मम्मी से पूछो, जिससे कि मैं मना ना कर पाऊं, और अगर मना करूं तो बच्चों की नजर में मैं बुरी बनूं। शालिनी कहती रह जाती कि मैंने किसी को कोई पट्टी नहीं पढ़ाई है, न भेजा था आपसे परमिशन लेने के लिए, मैं तो खुद मना कर देती हूँ खेलने के लिए, पर वो लोग आ जाते हैं बुलाने, इसमें मेरी क्या गलती? पर शारदा शालिनी का मुंह बंद करा देती, ये कहकर कि मुझसे बहस ना करना और जुबान मत लड़ाना कभी, तुम्हारी ज्यादा चालाकी समझ में आ रही है मुझे। शालिनी अक्सर डिबडिबाई आंखें लेकर चुपचाप सुनती रहती। उस पर भी शारदा सुना देती कि अब ज्यादा तेज से वहां नौटंकी मत दिखा। शालिनी को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। शारदा बेवजह ही उसको हर बात पर डांटने लगी, आंखें दिखाने लगी, और महेश तो पहले से ही उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था। अब जब शालिनी 9वीं कक्षा में है, धीरे धीरे उसने बाहर निकलना, किसी से बातें करना बिल्कुल ही कम कर दिया। पड़ोस के बच्चों से भी कटकर रहने लगी, क्योंकि उसके मन में एक गहन उदासीनता घर करती जा रही थी। उसे लगता था पता नहीं किस बात पर उसे डांट या मार पड़ जाए। स्कूल में भी उसकी 2 ही सहेलियां थी, लेकिन उनके साथ भी स्कूल तक का ही रिश्ता रखा। महेश कोई भी टिप्पणी करने से पहले सोचता नहीं था उसका असर बच्चों पर क्या पड़ेगा और भविष्य में इसका परिणाम क्या होगा। घर पर अगर कोई कभी रिश्तेदार आ जाते तो महेश को अच्छा नहीं लगता था कि कैसे शारदा और बच्चे रिश्तेदारों के साथ अच्छे से बात कर रहे हैं। महेश से शारदा और शालिनी का हंसना बोलना और खुश रहना मानो देखा ही नहीं जाता था। अगर शारदा के मायके से कभी कोई आ जाता तब तो महेश की टिप्पणियों की कोई सीमा ही नहीं रहती, ताने मारने शुरू कर देता। अक्सर बोलता कि उन्हीं के साथ चली जाओ, यहाँ क्यों पड़ी हो। कभी शारदा अगर महेश को समझाने की कोशिश करती कि परिवार और बच्चों के साथ लोग कितने प्यार और सलीके से रहते हैं, तो महेश उल्टा ही जवाब देता कि जाओ, किसी के साथ चली जाओ, तुम्हारे जीजा बहुत अच्छे हैं, उन्हीं के साथ चली जाओ। और भी ना जाने कितनी ही भद्दी टिप्पणियां करता, और शालिनी से कोई बात छुपी नहीं थी। आखिर 2 कमरों में कोई बात छिपी कैसे रह सकती है। शारदा पर तो टिप्पणी करता ही था, बेटी शालिनी पर भी ऐसे ही ताने मारता। कभी शालिनी अगर छुट्टियों में शारदा के साथ मौसी के घर या ताऊजी के घर चली जाती और वहाँ परिवार के बच्चों को कहने पर 2-4 दिन रुक जाती, तो वापस लौटने पर महेश कहता, आ क्यों गई, वहीं रह जाकर। गाली देकर भी अक्सर महेश कहता कि साले अम्मा बिटिया की वहां पता नहीं क्या नाल गड़ी है। महेश में दिखावा करने की कोई कमी नहीं थी। दूसरों के सामने खुद को शरीफ और अच्छा इंसान कैसे दिखाया जाता है ये उसे खूब आता था। अपने बीवी बच्चों को तो उसने अपने आप ही बड़े भाई के घर जाना पसंद नहीं था, लेकिन जब उनके बच्चे घर आते या शारदा की बहनें आती तो अपने आप को ऐसे दर्शाता कि कितना मानता है सबको। खुद रिश्तेदारों के बच्चों के साथ बैठकर हंसी मजाक करता, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए खाने पीने का सामान ला कर रखता और सबके चले जाने के बाद फिर ड्रामा शुरू कर देता। महेश के छोटे भाई अमित के घर तो वैसे ही बहुत कम आना जाना था, केवल सुख दुख में पारिवारिक दिखावा करने के लिए, क्योंकि सबका मानना था वो बाकी 2 भाइयों के हक हिस्से का पैसा प्रॉपर्टी हड़प कर बैठा है। एक ताऊजी का ही घर था जहाँ बच्चे थे, इसलिए शालिनी कभी कभी चली जाती थी छुट्टियों में, लेकिन अब शालिनी ने वहां जाना भी कम कर दिया। अब शालिनी ना तो पड़ोस के बच्चों के साथ खेलती है, न ही स्कूल में। उसने किसी से ज्यादा दोस्ती या बातचीत रखी नहीं, क्योंकि वो किसी को भी घर पर बुलाने में डरती थी और रिश्तेदारों से भी उसे ज्यादा बातचीत करना या किसी के घर जाना अच्छा नहीं लगता था। शालिनी सोचने लगी थी कि सब रिश्तेदार जानते हैं घर का क्या माहौल है और क्या अतीत है, फिर भी जब कोई अन्याय के खिलाफ या किसी के दुर्व्यवहार के विरुद्ध बोल नहीं सकता, किसी की मदद नहीं कर सकता, किसी को सही रास्ता नहीं दिखा सकता, तो फिर कैसे रिश्ते नाते। सब व्यर्थ है, निरर्थक है, क्योंकि किसी भी रिश्ते का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए एक दूसरे का सही मार्गदर्शन करना।
लेकिन यहाँ तो समाज की उल्टी ही विचारधारा है। सब एक तरफ तो रिश्ते निभाते हैं और मन में भावना रखते हैं, किसी के पचड़े में हम क्यों पड़े, किसी की परेशानी से, किसी के घर के मसले से हमें क्या। तो शालिनी ने सोच लिया ऐसे रिश्ते नातों से मुझे भी क्या, और वो काफी दूरी बनाती चली गई स्वार्थी और बनावटी रिश्तों से, जहां लोग उस दिन का इंतजार करते रहते हैं कि कोई इंसान शोषण और प्रताड़ना झेलते झेलते आत्महत्या कर ले, तब वो उसकी मैयत पर आकर रिश्तेदार होने की फॉर्मेलिटी अदा कर सके। जिस तरह शारदा हमेशा गलत व्यवहार के सामने झुककर डर कर रही, ठीक वैसी ही उम्मीद अब वो शालिनी से कर रही थी। अगर महेश को शालिनी का बाहर खेलना पसंद नहीं था तो शालिनी घर में पड़ी रहे। अगर महेश बोले कि मुझे रात के 8 बजे खाना चाहिए तो शालिनी अपनी पढ़ाई और होमवर्क छोड़कर 7 बजे खाना बनाकर रख दे और बाकी के बचे समय में घर का कलेश देखती रहे और उल्हाने सुनती रहे। शाम को स्कूल से आने के बाद शालिनी कई बार घर के काम और पढ़ाई में बैलेंस बनाने की कोशिश करती, जिससे वो बर्तन खाना भी समय से कर ले और होमवर्क भी। लेकिन जब तक शाम का काम निपटाकर वो पढ़ाई करने बैठती, तब तक महेश ड्यूटी से घर आ चुका होता था और किसी न किसी बात को लेकर माँ बाप के बीच बहस शुरू हो जाती थी। फिर भी शालिनी वहीं कमरे में बैठकर अपनी पढ़ाई करने की कोशिश करती तो महेश कमरे की लाइट बुझाकर उसे वहां से भगा देता, और अगर शालिनी का स्कूल का काम ज्यादा होता तो शारदा भी लाइट बंद करवा देती। इन्हीं सब कारणों से उसका स्कूल का काम हमेशा अधूरा रहता था। कई बार स्कूल टेस्ट में वो बिना पढ़े चली जाती थी। कम मार्क्स आने या होमवर्क छूटे होने की वजह से अब उसे स्कूल में अक्सर टीचर्स की डांट पड़ने लगी। शालिनी के जीवन की चुनौतियां घर से लेकर स्कूल तक बढ़ती ही जा रही थी। वो कहावत है ना, गेहूं के साथ साथ घुन भी पिसता है, वही कहावत चरितार्थ हो रही थी शालिनी के जीवन में। कई बार तो लड़ाई झगड़े की तीव्रता इतनी अधिक होती थी कि महेश और शारदा के बीच हाथापाई भी हो जाती थी। 16-17 वर्ष की आयु तक आते आते अपने माँ बाप का ऐसा व्यवहार देखने के कारण और अतीत की घटनाएं बार बार सुनते रहने और महसूस करने के कारण शालिनी की पढ़ाई और मनोविज्ञान पर बुरा असर पड़ने लगा। वो बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई और हर वक्त गुस्से में रहने लगी। कई बार गुस्से में शालिनी सामान फेंकने लग जाती। उसे ऐसा लगने लगा था शायद उसकी पढ़ाई लिखाई व्यर्थ है और इस साल उसे जो हाई स्कूल की परीक्षा देनी है वो शायद पास भी ना कर पाए, क्योंकि उसका मन हर वक्त अशांत और गुस्से में रहता था। जबकि आज तक कभी शालिनी किसी भी कक्षा में फेल नहीं हुई थी, बल्कि हमेशा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होती थी। लेकिन अब उसका मनोबल गिरता जा रहा था। खैर, शालिनी ने जितनी भी तैयारी की पूरी मेहनत से मन लगाकर की और पास हो गई, और इसी तरह उसकी आगे की पढ़ाई जारी रही। लेकिन अब शालिनी का मन पढ़ाई में नहीं लग पाता है, क्योंकि सर पर हमेशा कलेश के बादल मंडराते रहते हैं और घर में एक मनहूसियत और मायूसी का माहौल बना रहता है। अक्सर स्कूल से वापस लौटते वक्त शालिनी सोचती थी, पता नहीं आज क्या हुआ होगा, आज फिर कोई बहस या लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो। काश मैं किसी हॉस्टल में या अलग रहकर पढ़ाई करती तो कितना अच्छा होता। मैं पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे पाती। इस रोज रोज के कलेश से तो न जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, न पढ़ाई पर ध्यान दे पा रही हूँ। पहले का ही इतना सारा काम छूटा हुआ है स्कूल का, अब आगे का कैसे करूँगी। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो पढ़ाई छोड़ ही दूँ। कितने सारे असाइनमेंट भी करने हैं, बेवजह ही साइंस ले ली, समझ में कुछ आता नहीं है, ना ही प्रैक्टिस और रिवीजन करने का समय मिलता है। पता नहीं मेरा क्या होगा। यही सब सोचते सोचते घर आ जाता और घर में प्रवेश करते ही अक्सर अंधेरा पसरा हुआ मिलता, और जैसे ही कुछ बड़बड़ाने की आवाजें सुनाई देती, शालिनी समझ जाती थी उसका डर सही निकला, और फिर पता चलता कि घर में दिन का खाना भी नहीं बना है। लेकिन अब इस माहौल की शालिनी को आदत हो गई है। अब तो सूरज भी बड़ा हो गया है, वो भी यही माहौल देखकर बड़ा हुआ है कि कैसे घर की औरतों और बेटियों का अपमान किया जाता है, और उसकी बहन शालिनी के साथ जो व्यवहार हो रहा था वह हर बात में शालिनी को घर के बड़े उल्हाने देते। अगर सूरज टीवी देखता तो उसे कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर कभी शालिनी टीवी के सामने बैठ जाए तो महेश का ताना मारना शुरू हो जाता। उसी तरह महेश सूरज के हाथ पर कभी कभार कुछ रुपए रख देता कि जाओ कुछ खा लेना,
और शालिनी वहीं मुंह देखती रहती। तब शारदा के कई बार कहने और समझाने पर कि ये दोहरा व्यवहार क्यों। तब फिर बहस होने के बाद महेश ताने मारते हुए, एहसान करते हुए शालिनी को भी 2-4 रुपए दे देता। इसी तरह सूरज देख रहा था कि कैसे शालिनी को घर के काम से लेकर पढ़ाई लिखाई के लिए कभी कोई प्रोत्साहन नहीं देता था, और सूरज और शालिनी के साथ अलग अलग व्यवहार होता था बचपन से ही। और शारदा भी शालिनी पर इसी बात का दबाव बनाती थी कि पुरुष चाहे जैसे भी हों, हमें उनके हिसाब से ढल जाना चाहिए। चाहे कोई गाली दे, मानसिक उत्पीड़न करे, हमें उनकी सेवा में उपस्थित रहना चाहिए। इसी सब कारण से अब सूरज भी उसी मानसिकता का पालन करने लगा। सूरज है तो शालिनी से 4 साल छोटा, लेकिन उससे बदतमीजी से बात करने लगा। घर की सफाई करते समय शालिनी अगर सूरज से कहती कि अपने जूते सही जगह पर रख कर आओ, यहाँ इधर उधर क्यों पड़े हैं, तो वो तुरंत जवाब देता, ये तेरा काम है, तुझे करना है, तो मुझे मत सिखा। और सुअर, पागल, चोर जैसे अपशब्दों का प्रयोग भी सूरज करने लगा था। एक और दृश्य शालिनी को अक्सर याद आता है कि कैसे अगर कभी सूरज चाय बनाता और बची हुई चाय शालिनी पी लेती तो सूरज लड़ने लग जाता। कई बार तो शालिनी के हाथ से चाय छीनने पहुंच जाता था। और कभी शारदा ने सूरज पर इन सब बातों के लिए सख्ती नहीं दिखाई, ना तो कोई दबाव बनाया कि वो बड़ी बहन है, उससे ऐसे व्यवहार ना करे, बल्कि अक्सर शारदा कह देती, ये सब तो आम बात है, लड़के ऐसे ही करते हैं। यहीं से इन सब बातों से शालिनी सोचने लगी कि अगर घर में 2 बच्चे हैं तो दोनों के साथ व्यवहार में इतना फर्क क्यों। जहां शालिनी को पैदा होने से ही सबका दोहरा व्यवहार झेलने को मिला, बेवजह हर बात पर डांट, और कई बार तो जबरदस्त मार भी पड़ी। कभी घर के काम को लेकर तो कभी घर में कलेश का गुस्सा शारदा उस पर उतार देती, उस पर सारे दोष थोप देती। वहीं महेश और सूरज पुरुष हैं, तो क्या उनको लाइसेंस मिला हुआ है किसी भी तरह का व्यवहार करने का। शालिनी सोचने लगी, अगर सूरज एक कप चाय बनाकर अपनी माँ बहन को पीने के लिए नहीं दे सकता है, और अगर बहन ने चाय पीने के लिए ले ली तो छीनने लगता है, फिर शालिनी की क्यों जिम्मेदारी है कि वो सबका खाना बनाकर परोसे, खिलाए या सेवा में उपस्थित रहे। क्योंकि इस तरह तो हम लड़कों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से स्त्रियों का अपमान करना सिखा रहे हैं। उन्हें सिखा रहे हैं, स्त्री तुम्हारा दुर्व्यवहार और अपशब्द सुनकर भी तुम्हारी सेवा में खुशी खुशी उपस्थित रहने के लिए तत्पर है। नहीं, मैं नहीं हूँ। शालिनी ने सोच लिया कि वो किसी के भी अपशब्द और दुर्व्यवहार चुपचाप सहन करके सेवा में उपस्थित नहीं रहेगी। क्योंकि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं, स्त्रियों के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। और क्या हम अभी भी उन चुनौतियों को और बढ़ाते ही रहेंगे या सुधार करेंगे? ऐसा सुधार जहां स्त्री पुरुष दोनों में एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव हो। आगे की कहानी अगले भाग में।